गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, ज्यामिति का परिचय जानेंगे। ज्यामिति के परिचय जानने से पहले हम लोग, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, और जो भी न समझ में उसे कमेंट में बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। अब वीडियो पे आते हैं। ज्यामिति, ज्यामिति को इंग्लिश में कहा जाता है जियोमेट्री, इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री। और जैसे आप देख रहे हैं, जियोमेट्री को दो भागों में तोड़ दिया गया, जियो प्लस मेट्रियन। जियो प्लस मेट्रियन, जियो मतलब हम लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी, क्या हो गया ये जियो मतलब हो गया पृथ्वी, और मेट्रियन माने हो गया मापन। अब इसी दोनों पार्ट से आपको पता चल जा रहा है ज्यामिति का पूरा परिचय। पृथ्वी पे मापने का कार्य जिस भी विज्ञान या फिर जिस भी क्षेत्र में किया जाता है उसे हम लोग ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति बहुत पुरानी चीज है, इसका इस्तेमाल बहुत पहले से होता चला रहा है। आप लोग जानते होंगे कि हड़प्पा काल में सुने होंगे कि वहां की सड़कें जो हैं समांतर निकलती हैं, तथा उनका मतलब जो भी घर बनाया गया, अन्य ग्रह बनाया गया है, वो सब एक पैरेलल बनाए गए, समांतर रेखाओं पे बनाई जाती हैं। उनका जो रोड रहते हैं वो सब एक समांतर करते हैं, मतलब अगर गलियां भी सीधी सड़कें रहती थी, वो कब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में, मतलब लोग समझ सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी क्या हुआ था कि ज्यामिति का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी, हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी ज्यामिति का प्रयोग हुआ था। अब देखिए थोड़ा और उसके बाद आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में देखे होंगे कि उसमें बताया जाता है यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उस टाइम यज्ञ करने के लिए भी त्रिभुज का प्रयोग किया जाता था। त्रिभुजाकार यज्ञ बनाया जाता था, कभी कभी वर्गाकार यज्ञ बनाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम भी कुछ ना कुछ ज्यामिति थी। ज्यामिति के बारे में उस टाइम भी लोग जान रहे थे, कुछ ना कुछ पृथ्वी का उपयोग कर, मतलब मापने का उपयोग कर रहे थे, इसलिए वो लोग त्रिभुज बना रहे थे। ना कि मतलब ऐसा गलत से कभी ऐसा नहीं बना कि कुछ हमें ऐसा नहीं मिला कि ऐसा कोई यज्ञ का मिला हो, जो चलता आ रहा है मतलब वो ज्यामिति से ही बनाए थे, वो लोग त्रिभुजाकार से ही वो बनाए थे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वैदिक काल में भी ज्यामिति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए वैदिक काल में, हड़प्पा में हुआ, वैदिक काल में हुआ, और आज के भी युग में होता चला आ रहा है। अब वैदिक काल, ये तो इतिहास हो गया। ज्यामिति का क्या हुआ, इतिहास हुआ कि ज्यामिति आपकी सबसे पुरानी है, बहुत पुरानी। मतलब अब मोहनजोदड़ो की सभ्यता सबसे पुरानी है, भारत की मानी जाती है। तो उसमें जब अगर आपका ज्यामिति का प्रयोग हुआ है, वैदिक काल में ज्यामिति का प्रयोग हुआ है, तो अब उससे ज्यादा क्या पुराने कह सकते हैं। अब देख रहे हैं ये थेम्स थे, क्या था ये थेम्स, जानते होंगे सब लोग, थेम्स का थ्योरम आया है। फिर अभी आप जान लीजिए, एक थेम्स थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उनके एक शिष्य थे पाइथागोरस। कौन थे? पाइथागोरस थे। और पाइथागोरस में थे कौन थे? एक थेम्स थे। थेम्स जो थे ना एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे। इनके एक शिष्य थे पाइथागोरस, पाइथागोरस थे। और पाइथागोरस की एक दोस्त थे, पाइथागोरस की क्या थी, एक दोस्त थे यूक्लिड। कौन थे? यूक्लिड थे, जिन्होंने ही ज्यामिति के बारे में पूरा जानकारी दी है। सबसे ज्यादा जानकारी यूक्लिड ने ही दिया है। यूक्लिड कौन थे? पाइथागोरस के दोस्त थे। दोनों ही क्या किसके शिष्य थे? दोनों ही थेम्स के शिष्य थे, पाइथागोरस और यूक्लिड भी। पाइथागोरस ने वृत्त के ऊपर ज्यादा, सबसे ज्यादा वृत्त के ऊपर इन्होंने परिभाषा दी है, या फिर वृत्त के ऊपर इनका नियम बना है। वृत्त में मतलब इनका क्या है कि ये थेम्स का था कि आप कहते थे ये कि किसी भी त्रिभुज का जो आपका है कि व्यास, व्यास के बारे में जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का व्यास उस त्रिभुज, सॉरी किसी भी वृत्त का व्यास उस वृत्त को समविभाजित करता है। क्या करता है? समविभाजित करता है। समविभाजित मतलब हो गया दो भागों में बराबर बराबर बांटता है। समविभाजित मतलब उसको दो भागों में बांटते। ये कौन दिया था? आपका थेम्स ने दिया था। और पाइथागोरस का प्रमेय सबको पता ही है। पाइथागोरस का क्या प्रमेय है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया किसका? पाइथागोरस का प्रमेय हो गया। अब लेकिन एक यूक्लिड थे, यूक्लिड जिन्होंने ज्यामिति के बारे में बताया है, आज उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इन्होंने बहुत सारे टॉपिक दिए हैं ज्यामिति में कि क्या कैसे, सबकी परिभाषा इन्होंने अपने शब्दों में बताया, फिर कम शब्दों में ही बताया गया है। अब देखते हैं, जैसे कम शब्दों में देखा जाए, अभी कोई कहते हैं कि पिन किसे कहते हैं? पिन।
बिंदु कैसे दर्शाएंगे, रेखा किसे कहते हैं, या फिर आप आयत किसे कहते हैं, मतलब जो भी सारी ज्यामिति में जो भी परिभाषा दी गई है वो यूट्यूब पे दे दिया है। सबसे पहले जान लीजिए कि एक कौन सा है, बिंदु क्या है। ठीक है, बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं, पॉइंट। और ऐसे अगर ये है, क्या है, ये बिंदु है। आप लोग इसमें कह सकते हैं कि जिसका भी, ठीक है, लंबाई तथा चौड़ाई ना हो, जिस भी समतल पे कोई भी अगर दर्शाया गया है बिंदु, बिंदु को वही है जिसकी लंबाई चौड़ाई ना हो। जिसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। इसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, डॉट से। डॉट मतलब ऐसे करके, ये क्या हो गया, एक बिंदु है। हम लोग कह सकते हैं इसमें जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई ना हो। क्या ना हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक बिंदु है। दूसरा आप देखिए रेखा। रेखा के बारे में सब लोग जानते हैं, रेखा को क्या कहते हैं, लाइन। जिसमें लंबाई हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, लंबाई हो, जिसकी चौड़ाई ना हो, उसे हम लोग कह सकते हैं रेखा है। जिसकी लंबाई हो, जिसमें क्या हो, सिर्फ लंबाई हो, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई इसमें चौड़ाई ना हो। ठीक है, ऐसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई पाई जाए और चौड़ाई ना पाई जाए, उसे क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। आप लोग रेखा कह सकते हैं, रेखा दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु मतलब ये एक बिंदु था, अगर ये ऐसे दो बिंदु ले लें तो ये दो बिंदुओं के बीच में एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं के बीच में एक रेखा खींची जा सकती है। लेकिन एक कॉमन बात ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कहेगा कि दो बिंदुओं के बीच में, किसके बीच में, दो बिंदु के बीच में, दो बिंदु के बीच में कितनी रेखाएं हो सकती हैं, दो बिंदु के बीच में कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो आप लोग कहेंगे कितनी रेखाएं होंगी, सिर्फ एक रेखा होगी, मात्र एक रेखा होगी जो दो बिंदुओं के बीच में खींची जा सकती है। आप लोग देखेंगे इसमें कोई और रेखा नहीं खींचा जा सकता है। लेकिन अगर कहेंगे इस बिंदु पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ एक बिंदु पे, तो आप एक बिंदु पे अनगिनत कह सकते हैं, इनफाइनाइट। और अगर इस बिंदु पे भी कितनी कितनी खींची जा सकती है, अनगिनत। तो आप इसमें कह सकते हैं कि एक बिंदु से खींची गई रेखा की संख्या कितनी हो सकती है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित ना कह के अनंत कहिए। ठीक है, अनंत। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत खींची जा सकती हैं। तथा रेखा की परिभाषा में अगर एक लोग ये भी लिख लिया जाए कि जिसे दोनों तरफ बढ़ाया जा सके। क्या बढ़ाया जा सके, जिसे दोनों तरफ बढ़ाया जा सके, जिसे दोनों तरफ बढ़ाया जा सके। ठीक है, जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सके उसे क्या कहते हैं, रेखा कहेंगे। अगर ऐसी कोई ये है, तो अभी यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, अगर इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इसे कहेंगे ये क्या है, रेखा है। अगर ये बीच वाला पूछेगा तो ये रेखा खंड है, छोटी क्लासों में पढ़ाया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद आपको चौथा पार्ट देखिए, पृष्ठ क्या होता है। तीसरा पार्ट क्या होता है, सॉरी तीसरा पार्ट है आपका पृष्ठ। पृष्ठ को कहते हैं सरफेस। अब इसमें देख लीजिए, पहले में था क्या, लंबाई चौड़ाई दोनों ना, बिंदु किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों ना हो। उसके बाद रेखा क्या, रेखा किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई हो चौड़ाई ना हो, मतलब एक चीज क्या। अब सरफेस में और आगे वही क्रम जोड़ दीजिए, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो, जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई दोनों हो। ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो से क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई ऐसे एक बना दिया जाए, ये क्या है हमारा, ये अभी तो वर्ग है, लेकिन अभी इसको क्या सकते हैं, ये क्या है, सरफेस है। क्या है, ये सरफेस है। अब देखिए चौथा पार्ट देखिए, किनारा।
किनारा, किनारों को कहते हैं एज। एज। अब जो सरफेस का ये चारों भाग चार दिशाओं में गिरा है ना, तो जो ये चारों तरफ की रेखाएं हैं इसे क्या कहते हैं, किनारा। अगर ये भी क्या है, सरफेस है, ये भी क्या है, ये त्रिभुज है, लेकिन ये क्या है, सरफेस है, जो मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों पाए जाए। इसमें चौड़ाई देखेंगे कितनी चौड़ाई है और कितनी लंबाई है, उसको डाट डाट करके देखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। और सरफेस के चारों तरफ मतलब पृष्ठ के चारों तरफ की जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि पृष्ठ के चारों तरफ की रेखा को किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ के चारों तरफ की रेखा को क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। अब देखिए किनारा में पता चल गया, सरफेस के पहला क्या था, बिंदु पता चला, दूसरा रेखा, चौथा पृष्ठ और चौथा क्या पढ़ गया हमने, किनारा पड़ गया। अब देखिए अब इसी पे कुछ इन्हीं टॉपिक पे कुछ ज्यादा बातें करी जाए। जैसे अभी सब लोग जानते हैं समपाती और समरूप दो चीज होती है। कुछ होता है, एक होता है समपाती और एक दूसरा क्या होता है, समरूप होता है। समपाती मतलब होता है कि वह जो एक दूसरे को मतलब ढक जाए, क्या हो, एक दूसरे पे ढका जाए। जैसे अगर कोई रेखा है उसी रेखा के ऊपर एक रेखा और खींच दी जाए, हम लोग कहेंगे वो कैसी रेखा है, समपाती रेखा है। और अगर उसके बगल उसी के बराबर कोई रेखा खींची जाए तो क्या कहेंगे, समरूप रेखा है, ठीक है। देखिए अगर कोई ऐसी एक रेखा है, अगर इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा खींच दे, ये से एक और रेखा खींच दे, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या रेखा है, समपाती रेखा। एक दूसरे के ऊपर वह रेखा क्या है, पड़ी हुई है, तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं वो कैसी रेखा है, समपाती रेखा है। और एक चीज जान लीजिए, जो समपाती रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, जो समपाती होती है, समपाती रेखाएं नहीं मतलब चाहे जो भी हो, अगर वो समपाती है तो उनकी आकृति आपस में बराबर होगी। तो उसकी क्या होती है, आकृति क्या होती है, आकृति बराबर होती है। हमेशा जो समपाती होते हैं उनकी आकृति क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब दूसरा जान लीजिए समरूप क्या होता है, समरूप मतलब जिसका रूप समान हो। कैसा हो, जिसका रूप क्या हो, समान हो। जैसे आप एक वृत्त देख लीजिए, ये क्या है, वृत्त है, छोटा सा है, और अगर ये बड़ा सा कर दिया जाए, ये भी वृत्त है, रूप क्या है, बराबर है। जैसे कभी कभी देखेंगे कि चक्का क्या होता है, मतलब सर्किल क्या होता है, वो गोल सा होता है। किसी का सर्कल का सर्कल देखेंगे वो गोल रहता है और अगले का भी गोल रहता है, मतलब दोनों का रूप क्या है, एक जैसा ही रहता है, दोनों ही गोला जैसा ही है। तो लोग क्या कह सकते हैं, ये दोनों क्या है, समरूप है। और अगर ऐसे होता है एक वृत्त और इसी के ऊपर एक और वृत्त खींच दिया जाए, तब कह सकते हैं वो समपाती है। लेकिन अगर दोनों का रूप अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों का रूप एक जैसा है लेकिन उनकी ऊंचाई, लंबाई या फिर उनका माप जो है अलग अलग है, तो वो कैसा होता है, समरूप कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए चौथा टॉपिक देख लीजिए, अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। और हमें और आगे कह रहा है, और आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और वही आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के भी बराबर होगा, ठीक है। समझ में आएगी। अगर वो जैसे आपके पास, जैसे कहते मेरे पास 5 रुपया है, मेरे भाई के भी पास कितना है, 5 रुपया है, प्लस आप उसमें आगे देखिए कह रहा है कि उसके भाई का पास 5 रुपया था, तो इसके पास भी 5 रुपये ही रहा होगा, तभी ये बराबर है। अगर ये भी 5 है तो पहला वाला 5 लास्ट वाले 5 से क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इसमें शामिल बातें सोच लीजिए, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल भी उस वर्ग के क्षेत्रफल के अगर बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं इसका संबंध तीसरे वाले के साथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट देख लीजिए इसमें,
इसमें समझाने की बात यही है कि सब ये सब याद करने की बात है। आप ज्यामिति की जब आगे सवाल लगाएंगे तो उसमें जब कभी प्रमेय पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये सब बातें आप लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर कोई दो रेखा समपाती है तो उनका लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। अगर दो कोई वृत्त समरूप है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर ऐसा किया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर होगा। मतलब पहला पार्ट दूसरे पार्ट के बराबर है और दूसरा पार्ट तीसरे पार्ट का बराबर है, तो पहला पार्ट तीसरे पार्ट के भी बराबर होगा। अब देखिए अगर तुमसे कह दिया कि कोई राशि क्या है, कोई राशि बी है, कोई राशि बी जो है बी ए का भाग है, बी ए का एक भाग है, क्या है, बी का एक भाग है तथा सी शेष भाग है, सी शेष भाग है, ठीक है, भाग है। अब देखिए जैसे किया गया है कोई राशि बी, मतलब कोई धन है या कुछ भी कोई सामान है, कह रहा है वो बी जो है ए का एक भाग है, मतलब ए का कुछ भाग है और जो बचा भाग है वो सी है। तो जैसे आप कह सकते हैं, तो आप इसमें कह सकते हैं कि ए है क्या है, वो सबसे ज्यादा है क्योंकि उसी का एक भाग ये है और उसी का शेष भाग बचा ए है। तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं ए बराबर बी प्लस सी से, ए बराबर क्या दर्शा सकते हैं, ए बराबर है बी प्लस सी के। आप इस पे ये भी बता सकते हैं कि ए जो है बड़ा है किससे, बी से, और ए बड़ा है किससे, सी से। आप यहाँ से कॉमन बात देखिए सबसे सरल कि अगर कोई राशि बी है, ए का एक भाग है और शेष भाग बी है, शेष भाग सी है, तो ए बराबर बी प्लस सी होगा। क्योंकि अगर कोई राशि आप देखेंगे किसी को दिया जाए, जैसे आपके पास कुछ सम मान लो 10 केजी कुछ भी है, उसका अगर आपने 2 केजी किसी को दे दिया है और शेष बचा है 8 केजी, तो आपका ये 2 केजी प्लस 8 केजी 10 केजी के बराबर है। और यहाँ से 2 केजी जो है आपका 10 केजी से बड़ा ही होगा ना, सॉरी 10 केजी बड़ा है आपके किससे, 2 केजी से, और 10 केजी भी बड़ा होगा किससे, 8 केजी से। हम लोग कह सकते हैं यहाँ से आपका कॉमन यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर कोई राशि बी है, ए का एक भाग है तथा शेष भाग सी का है, तो ए बराबर बी प्लस सी होगा। और यहाँ पे ए बड़ा होगा बी से और ए बड़ा होगा किससे, सी से, दोनों कंडीशन पे। ये सब अभी छोटी बात है, लेकिन आपको जब आगे प्रमेय पढ़ाया जाएगा, कभी भी कोई थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये आपका बहुत बार आ जाएगा। ये कॉमन, ये और ये दोनों पॉइंट जो आपके सबसे ज्यादा यूज होंगे, इसी के थ्रू आप किसी भी समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे देखिए, नमस्ते सर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जो भी गलतियां हमें वो कमेंट में बताएं, जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग उसे दूर करेंगे। अगर आप हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें उससे मनोबल बढ़ेगा, हमें लगेगा कि हमारा वीडियो अच्छा जा रहा है, हम लोग और भी वीडियो अच्छे से बनाएंगे और भी कोशिश करके। अगर आप शेयर करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।